नमस्कार, मैं भूपेंद्र सिंह। आज हम एनसीईआरटी की कक्षा 6 के पुस्तक सामाजिक विज्ञान की पुस्तक हमारे अतीत भाग 1 के अध्याय 9 खुशहाल गांव और समृद्ध शहर के बारे में बात करेंगे। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग यानी जो आयरन है उसका प्रयोग करीबन 3000 साल पहले शुरू हुआ। भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग के गांवों में 3 तरह के लोग रहते थे, यानी उत्तरी भारत में और दक्षिणी भारत में, ऐसा कह सकते हैं। तमिल क्षेत्र में या जो दक्षिणी भाग था उसमें बड़े भूस्वामियों को वेलल्ला, साधारण हलवाओं को यानी जो हल चलाते थे उनको उनवार और भूमिहीन मजदूर को दास, कडेसियार एवं अधिमई कहा जाता था। देखिए, हलवाओं का मतलब होगा कृषक थे, वो छोटे कृषक, और भूमिहीन मजदूर जिनके पास ज़मीन नहीं थी, दूसरी की ज़मीन में काम करते थे, वो कडेसियार और अधिमई। उत्तर भारत में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। क्या कहलाता था? ग्राम भोजक। उत्तर भारत में, यानी कहने का मतलब है जो बड़ा भूस्वामी वेलल्ला होता था दक्षिण में, वो उत्तर भारत में ग्राम भोजक कहलाता था, जो कि गांव का या ग्राम का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। ग्राम भोजक राजा के आदेश पर कर वसूलने के अलावा न्यायाधीश और पुलिस का भी कार्य करता था। यानी राजा क्या करता था, उससे कर वसूलने का काम भी करवा लेता था और उसको न्यायाधीश यानी मजिस्ट्रेट और पुलिस का कार्य भी देता था। गृहपति कहा जाता था उत्तर भारत में गांव के स्वतंत्र कृषक को, यानी भूस्वामी जो साधारण हलवाओं जो उनवार था वो यहाँ पर उत्तर भारत में गृहपति था। यानी उनवार तो कहाँ कहा जाता था? दक्षिण भारत में, तमिल क्षेत्र में, और उत्तर भारत में वो गृहपति कहलाता था। उत्तर भारत में जो स्त्री पुरुष दूसरों की जमीन पर मजदूरी करते थे उन्हें दास और कर्मकार कहा जाता था, और दक्षिणी भारत में दास और कर्मकार को क्या कहा जाता था? अधिमई और कडेसियार। अधिकांश गांव में लोहार, कुम्हार, बढ़ई जिसको खाती बोलते हैं, और बुनकर जैसे शिल्पकार भी रहते थे। संगम साहित्य की हम बात करें तो तमिल की प्राचीन रचनाओं को संगम साहित्य कहा जाता है। तमिल यानी दक्षिण भारत की। आज से 2300 वर्ष पहले ये रचे गए थे। इन रचनाओं का मदुरई यानी दक्षिण भारत में जगह है मदुरई के कवियों के सम्मेलन में इनका संकलन हुआ, तो इस कारण से इनको संगम कहा गया। अब जातक की बात करें तो जातक वे कहानियां हैं जिनका संकलन बौद्ध भिक्षुओं ने किया। दरअसल में जातक में बुद्ध और उसके पूर्व जन्म की कहानियां वर्णित हैं, तो इस कारण से ये जातक जो कथाएं हैं वो प्रसिद्ध हैं, बुद्ध से संबंधित हैं। अनेक शहरों में वलय कूप या रिंग वेल मिले हैं जिनका उपयोग गुसल खाने, नाली या कूड़ेदान के लिए हुआ करता था। एक शब्द है बेरी गाजा। गुजरात में स्थित भरूच का यूनानी नाम था बेरी गाजा। सबसे प्राचीन सिक्के आहत सिक्के थे जिन्हें पंच मार्क सिक्के भी कहा जाता था, यानी 5 निशान वाले। ये करीब 500 वर्ष तक प्रचलन में रहे। सोना या चांदी के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहत कर बनाए जाते थे, इस कारण से इन्हें आहत सिक्के कहा गया। आहत सिक्कों का यहाँ चित्र है, वलयकूप का भी चित्र देखा जा सकता है कि किस तरह के वलयकूप बनते थे और किस तरह के आहत सिक्के चला करते थे। नगर अनेक गतिविधियों के केंद्र थे, यानी जो बड़े नगर थे। ये तो गाँव की बात कर रहे थे अभी तक, अब हम बात करते हैं नगरों की। तो मथुरा जो 25 वर्षों से भी ज़्यादा समय से महत्वपूर्ण नगर रहा है, यह यातायात और व्यापार, यानी एक तो यातायात का और दूसरा व्यापार, तो 2 प्रमुख रास्तों में स्थित था। एक तो यातायात के भी रास्ते में था और व्यापार के में भी था। एक तो उत्तर पश्चिम से पूर्व के रास्ते पर, और दूसरा उत्तर भारत से दक्षिण जाने के मार्ग पर। मथुरा बेहतरीन मूर्तियां बनाने का केंद्र था। यह आज से 2000
वर्ष पहले कुषाणों की दूसरी राजधानी बना, यानी कुषाण राजाओं की दूसरी राजधानी कौन सा शहर बना? मथुरा। मथुरा कृष्ण यानी कृष्ण भगवान, बौद्ध और जैन भक्ति का केंद्र रहा, यानी कृष्ण, बौद्ध और जैन तीनों भक्तियों का एक केंद्र रहा। वस्त्रों के उत्पादन की बात करें तो भारत में दो प्रमुख नगर थे, उत्तर भारत में वाराणसी और दक्षिण भारत में मदुरई। ये दोनों प्रमुख कपड़ा उत्पादन के, वस्त्र उत्पादन के शहर थे। श्रेणी कहा जाता था शिल्पकारों और व्यापारियों के संघ को, यानी शिल्पकार और व्यापारियों के जो संघ होता था उसको श्रेणी कहा जाता था। अब हम बात करते हैं अरिकामेडु की। दरअसल में अरिकामेडु क्या है? दक्षिणी भारत में एक नगर हुआ करता था। इसका रोमन नाम था पोडुका। क्या नाम था? पोडुका। यह लगभग 2200 वर्ष से 1900 वर्ष पहले एक पत्तन हुआ करता था। पत्तन यानी जहाँ पर पानी के जहाज वगैरह आते जाते हैं और उनसे सामान लाया और ले जाया जाता है, लादा और ले जाया जाता है। यहाँ ये अरिकामेडु या पोडुका से ईंटों के बने गोदाम मिले हैं। इससे पता चलता है कि यहाँ पर भारी मात्रा में सामान विदेशों से आता था और यहाँ से निर्यात भी किया जाता था। अरिकामेडु से भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र मिले, यानी एम्फोरा चला करते थे भूमध्य सागरीय क्षेत्र के शहरों में, नगरों में, तो जिनमें शराब या तेल जैसे पदार्थ रखे जाते। तो इसका मतलब ये है कि भूमध्य सागरीय क्षेत्रों से, या मक्का मदीना की बात करें उधर के आसपास के क्षेत्रों से यहाँ पर क्या व्यापार होता था, और ये एम्फोरा जैसे वहीं से आए हैं, क्योंकि ये भारत में तो बनते नहीं थे, वहीं बनते थे। अरिकामेडु से एरेटाइन पात्र भी मिले हैं। इसका मतलब है एरेटाइन, इनका नाम पड़ा इटली के शहर के नाम पर। तो कहने का मतलब है अरिकामेडु से इटली का भी व्यापारिक संबंध था, यानी इटली के एरेटाइन शहर से भी व्यापार हुआ करता था। तो एरेटाइन के पात्र भी मिले हैं। अरिकामेडु से ही बर्तनों पर लिखे तमिल ब्राह्मी अभिलेख मिले, यानी इसका मतलब यह है यहाँ पर ब्राह्मी लिपि चला करती थी और तमिल भाषा में वो चीज़ लिखी गई। बात करते हैं विश्व की, तो रोम और यूरोप के सबसे पुराने शहरों में से एक है रोम। यूरोप के सबसे पुराने शहरों में से ऑगस्टस यहीं का एक शासक हुआ करता था, सेंट ऑगस्टस जिसको बोला जाता है। ऑगस्टस ने कहा था कि रोम ईंटों का शहर था, मैंने इसे संगमरमर का बनवाया। यानी ऑगस्टस ने क्या कहा कि रोम ईंटों का शहर था और मैंने इसको संगमरमर का बनवाया। दरअसल में ऑगस्टस ने वहाँ पर कई रंगमंडल या एम्फी थिएटर्स और जलवायु सेतु यानी एक्वेडक्ट्स बनवाए थे। तो मैं समझता हूँ ये आपके काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। इसी के साथ धन्यवाद।